हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज केमिस्ट्री में प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इसके रिलेटेड 2 नंबर का मार्क्स, 2 मार्क्स का प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग उस बातें करते हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर का लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन माने प्राकृतिक संसाधन का हम लोग किस प्रकार से उसका प्रबंध कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कहता है सबसे पहला कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। तो कहता है धरती पर पाए जाने वाले वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा यानी भगवान के द्वारा निर्मित यानी भगवान के द्वारा बनाया जाता है तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है, यानी प्राकृतिक संसाधन हम उसको कहते हैं जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है और उसका उपयोग कौन करता है, मानव करता है। तो उस संसाधन यानी उस साधन या सामग्री को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मिट्टी कोई आदमी नहीं बनाया गया, भगवान ने बनाया। इस मिट्टी का उपयोग कौन कर रहा है, तो मानव कर रहा है। जल मानव उपयोग करता है, सूर्य की प्रकाश मानव, पेट्रोल, कोयला, ये सारे जो संसाधन जो हैं हम लोग को, इन सारे संसाधन को कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। ये 2 नंबर का पूछ सकता है। अगली प्रश्न है आपको कि वन क्या है, फॉरेस्ट, जिसको जंगल कहा जाता है, ये वन क्या है। तो चलते हम लोग, वन क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां पर तरह तरह के रंग बिरंगे विशाल वृक्ष, पौधे, घास, झाड़ियां एवं अन्य वन जीव जंतु पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को वन कहते हैं। कहा जाता है कि वन हम उसे कहते हैं, एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है जहां पर तरह तरह के रंग बिरंगे विशाल वृक्ष, पौधे, घास, झाड़ियां एवं अन्य वन जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को हम वन कहते हैं। क्या कहते हैं, वन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वन के महत्व को लिखें। एग्जाम में आती है कि वन के महत्व को लिखें। कहता है कि वन एक प्राकृतिक संसाधन होता है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वन के कुछ खास महत्व निम्नलिखित है। यह पर्यावरण को सुंदर एवं स्वच्छ बनाए रखता है। कौन, वन। इससे ईंधन के लिए लकड़ियां, खाद्य पदार्थ, फर्नीचर एवं गृह निर्माण के लिए लकड़ियां प्राप्त होती है। किससे, वन से। वन से हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, दवाइयां भी आपूर्ति होती है। ये सब कौन चीज से आपूर्ति होती है बाबू, तो वन से आपूर्ति होती है। अगला है कि देखिए अगला पॉइंट्स क्या है। कहता है कि यह वन प्राणियों का आश्रय स्थल होता है, यानी वन में रहने वाला जीव जंतु जो होता है उसका लिए आश्रय घर होता है वन मिट्टी के कटाव, मृदा अपरदन, मैं इसका मकसद यह हुआ कि मिट्टी पानी की बहाव में जो कट जाती है, अगर वन रहेगा तो उस मिट्टी जकड़े हुए रहता है, मिट्टी नहीं कट सकती है। को रोकने, वर्षा की मात्रा को बढ़ाने, वातावरण में ताप को कम करने एवं मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। कौन सहायता प्रदान करता है, वन सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे हमारा है
कि वन के ह्रास या कमी के कारण को लिखे, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कहता है वन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, परंतु इसकी दिन प्रतिदिन क्षति होती जा रही है, यानी वन को दिन प्रतिदिन काटा जा रहा है। वन के विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, यानी इसको कटाइयां की प्रमुख विनाश खत्म होने के लिए कारण जो है सो बहुत सारे हैं। सबसे पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े पैमाने पर घर बना ले रहा है वन काट को। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, सड़क, पुल पुलियां इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं, जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। देखिएगा, मान ली वन कहीं पे है, उस वन को काट करके कॉलेज खोल देवल गया, स्कूल खोल देवल गया, फैक्ट्रियां लगा देवल गया, तो ये सारे वन को हरास है, काट रहे हैं, वन का कट रही है, कमी है। आगे है वन को संरक्षित करने के उपाय को लिखे, वन को हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। कहता वन को संरक्षित रखने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए एवं बचे हुए वन क्षेत्रों को संरक्षित रखने के लिए सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए, यानी जो पेड़ पौधे कटाई हो रहे उस पर रोक लगा देनी चाहिए एवं बचे हुए वन क्षेत्रों को, जो वन क्षेत्र भी है उस पे संरक्षित रखने के लिए सरकार को ओकरा पर नियम कानून लागू कर देना चाहिए। वृक्षों की कटाई विवेकपूर्ण करनी चाहिए, सूखे हुए या मृत पेड़ों को ही काटनी चाहिए। जो हम लोग वृक्ष काट रहे हैं, अगर कोई वृक्ष सूख गया या मृत हो गया तो वैसे पेड़ों को हम काट सकते हैं। कहता है खाली पड़े बंजर अथवा प्रति जमीनों पर एवं सड़क के किनारे वृक्षारोपण कर अधिक बल देना चाहिए, इस पर हमें अधिक फोर्स देनी चाहिए वन लगाने के लिए। ईंधन के लिए बायोगैस, सौर ऊर्जा पर अत्यधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये सब काची को, वन को संरक्षित करने का उपाय है। आगे कह रहा है कि वन विभाग एवं शिक्षित व्यक्ति द्वारा लोगों के बीच वन की महत्व को बताते हुए जागरूकता अभियान चलाकर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कोची को, वन को, कि हम लोग वन नहीं काटिए, इससे बहुत लाभ है, वर्षा होती है, ये हम लोग को शुद्ध वातावरण देती है, ये बहुत सारे इसे हम क्या कर सकते हैं, आदमी को जागरूकता पैदा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। अगला है वन जीव क्या है। भारत सरकार द्वारा वन जीव के प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम को लिखें। कहता है कि वैसे जीव जंतु जो जंगलों में निवास करते हैं उस जीव को वन जीव या जंगली जीव कहते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता, लंगूर, तेंदुआ इत्यादि। ये हमारे पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, परंतु इसकी मनुष्य अपने मनोरंजन एवं आर्थिक लाभ हेतु दिन प्रतिदिन हत्या करते जा रहा है। किसको? ये सारे वन में रहने वाले जीव जंतु को, जिससे वन जीवों का जीवन काफी संकटग्रस्त हो गया है। वन जीवों का जो जीवन है वो काफी संकट में चला गया है। आगे कहता है कि वन जीवों को संरक्षित एवं प्रबंधित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ खास कदम निम्नलिखित है, यानी वन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने नियम कानून लागू किया है। उस नियम कानून को थोड़ा सा जान लेते हैं। कहता है कि देश में पशु पक्षियों की सुरक्षा हेतु वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, यानी चिड़ियाघर खोला गया है। विलुप्त एवं विलुप्त प्राय जंतु को रेड डाटा बुक में शामिल कर उसे विशेष सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जो जीव जंतु लुप्त हो रहे, विलुप्त हो रहे, उसको रेड डाटा बुक में शामिल करके उस पर सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, उसको रक्षा बचाव किया जा रहा है। भारत में प्रत्येक वर्ष वन जीव एवं प्राकृतिक संरक्षण जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिससे लोगों के बीच जागरूकता फैल रही है। यानी वन को बचाने के लिए लोगों के बीच अब जागरूकता फैल रही है कि वन को काटनी नहीं चाहिए। वन प्राणियों को किसी भी तरह से क्षति जैसे शिकार करना, पकड़ना, तंग करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई जंगली जानवर को मारता है तो उस पर मुकदमे होगी, केस होगी, तो यह दंडनीय क्या है, अपराध है। आगे है रेड डाटा बुक क्या है। कहता वैसा पुस्तक जिसमें विलुप्त एवं विलुप्त प्राय जंतुओं की सूची का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस पुस्तक को रेड डाटा बुक कहते हैं।
अगला है प्रश्न, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? ये आपको साइंस में बाबू पूछता है, इस साइंस का प्रश्न है। इस साइंस, इस सब लग रही होगी ज्योग्राफी में है, लेकिन हम साइंस में पढ़नी है, केमिस्ट्री की लास्ट चैप्टर में बताया वीडियो में पहले। कहता है चिपको आंदोलन क्या है? तो कहता है वन विनाश को रोकने के लिए सन 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम में ठेकेदार के हाथों कटने वाले इमारती वृक्ष एवं लकड़ियां को बचाने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ से चिपककर एक जन आंदोलन किया था, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे शुभ चिंतकों ने किया था। यानी इस चिपको आंदोलन का जो समर्थन है, उस समर्थन किया था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे। आगे ये भी प्रश्न बहुत पूछता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कहता है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए सन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इस सम्मेलन में विश्व के 141 देशों ने भाग लिया था, जिसमें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किसमें? प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा कार्यान्वयन योजना क्या है? गंगा कार्यान्वयन योजना क्या है? कहता है कि बड़े पैमानों पर प्रदूषित हो रहे गंगा जल को स्वच्छ एवं शुद्ध बनाने के लिए सन 1986 ईस्वी में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना बनाई गई थी, जिसे गंगा कार्यान्वयन योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋषिकेश से कलकत्ता तक गंगा नदी को स्वच्छ बनाया गया था। इसके अलावा इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर में भी गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए काफी कार्य किया गया। इस योजना में ऋषिकेश, हरिद्वार तथा इलाहाबाद में गंगा जल बहुत हद तक स्वच्छ बन गया था। किस योजना में? गंगा कार्यान्वयन योजना। इसका किया था मेघा पाटेकर ने नेतृत्व। उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है? कहता है बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सन 1988 ईस्वी में सर्वप्रथम यूरोप में मोटर वाहनों से निकलने वाले विषैले हानिकारक धुएं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नियम लागू किया गया था, जिसे उत्सर्जन संबंधी मानदंड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना क्या है? इसके उद्देश्य को लिखिए। कि टिहरी बांध परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य को लिखना है। कहता है कि टिहरी बांध परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथ तथा भिलांगना नदियों के संगम के नीचे गंगा नदी पर किया गया था। किसका? टिहरी बांध परियोजना का। इस बांध का निर्माण का उद्देश्य बिजली उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा दिल्ली में व्यापक पैमाने पर जल की आपूर्ति कराना था। किस बांध को? टिहरी बांध को बनाने से। अगला सरदार सरोवर बांध परियोजना क्या है? कहता है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना क्या है? कहता है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध को बनाने का उद्देश्य भी सिंचाई, बिजली तथा पेयजल की आपूर्ति करानी थी। इस परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान जैसे राज्यों को भी लाभान्वित करना था। किस बांध से? सरदार सरोवर बांध से। आगे प्रश्न है, अवशिष्ट पदार्थ क्या है? इसके प्रबंधन को लिखिए। कहता है वैसा बेकार गंदा फालतू पदार्थ जो पर्यावरण में मिलकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उस पदार्थ को अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसके प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। उस उपाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। कहता है कि दैनिक जीवन में वैसे वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए जो कि अवशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति करता है। कम करना चाहिए जो अवशिष्ट पदार्थ होता है। अवशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातु के टुकड़े इत्यादि
का पुनर्चालन कर देना चाहिए। अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग कर लेना चाहिए, यानी जो कचरा पदार्थ है उसको फिर पुनः उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा पदार्थ को हम क्या करें, उपयोग कर सकते हैं। कहता है जल को सुरक्षित, संरक्षित एवं प्रबंधन के उपाय को लिखें। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। कहता है जल मनुष्य, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, एक बहुत अंग है, जल के बिना जीवन व्यर्थ हो सकता है। इसके प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। कहता है जल को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करनी चाहिए। वर्षा जल को जमा करके उसका उपयोग सिंचाई या पेड़ पौधों में डालना चाहिए। अगला है वर्षा जल को उपयोग कपड़ा धोने, जानवरों को नहाने इत्यादि में करना चाहिए। हमें हमेशा पेयजल को ढककर रखना चाहिए, पीने वाले जल को। हमें जानवरों को नदी, पोखर या तालाब में नहीं नहलाना चाहिए। अच्छा, नहला देंगे तो क्या होगा, तो जल दूषित हो जाएगा, इसीलिए हमको नदी पोखर में क्या करना चाहिए, इसको नहीं नहलाना चाहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को इस वीडियो में केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन बताया, जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न थी। मेरा यूट्यूब चैनल था नैन्सी स्टडी सेंटर। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में शेयर करिए।